हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरा कल का क्वेश्चन था कि बताइए माउंट कुक पर्वत कहाँ है, तो वह न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए दोस्त, आज के हम लोग ये प्रीवियस ईयर जितना किरण पब्लिकेशन का है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान उससे जितना पूछा गया है क्वेश्चन पीछे एग्जाम में, उसी सब का हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानिक है। ठीक, यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो 14 दिन बाद। कितने दिन बाबू? 14 दिन बाद। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी धन विधेयक संसद से पारित होता है, अगर उसे राज्यसभा रोक लेती है तो 14 दिन बाद उसे क्या किया जाएगा? पारित माना जाएगा। अब सर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता है। समझ में आ गया क्या? यानी प्रस्तुत भी नहीं किया जाता है राज्यसभा में। अच्छा सर, ये ठीक है, बात करें कि लोकसभा के गठन अनुच्छेद 79, संसद के गठन 79 और राज्यसभा के गठन कहेगा तो 80, राज्यसभा के 80 और लोकसभा के कहेगा तो 81। खुद ही कहते हैं संसद के गठन अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80, ये लोकसभा 81। सर इसका ट्रिक क्या है? तो सरला स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 550। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम सीटों की संख्या 60। न्यूनतम सीटों की संख्या 60, इससे कम नहीं हो सकती है। समझ में आ गया क्या? समझ में आया क्या कि किसी राज्य में अधिकतम 500 से अधिक सीट नहीं हो सकता है और न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकता है। खुद ही कहते हैं। अच्छा सर, विधान परिषद में पूछे कि सदस्य किसी राज्य में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या तो अधिकतम 1/3, वहाँ के कुल विधानसभा सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा सर, न्यूनतम की बात करें तो 40। न्यूनतम कितना? 40। खुद ही कहते हैं अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन संसद करती है और संसद ही क्या करती है? विघटित करती है। लेकिन सर किसके कहने पर? विधानसभा द्वारा, उस राज्य के विधानसभा द्वारा बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से पारित करने पर संसद उस राज्य में क्या करती है? विधान परिषद का गठन करती है। अब विधान परिषद के सदस्यों के पूर्ण बहुमत से ही क्या होता है कि वहाँ पर विधान परिषद की समाप्ति संसद के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया क्या? अब सर कह रहा है कि धन विधेयक के कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जिक्र है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। वित्त आयोग के बात करें तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की जिक्र की गई है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको पश्चिम बंगाल दिया है, यानी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। समझ में आ गया क्या? भारत के 6 राज्य, याद रखेगा, भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है। अब वह राज्य कौन कौन सा है बाबू? तो पहला है बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना और पांचवा तमिलनाडु और छठा कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। खुद ही कहते कर्नाटक एक है, कर्नाटक ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों में है, तमिलनाडु में नहीं है विधान परिषद। ठीक है, याद रखिएगा 6 राज्य में है। अच्छा सर, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी ने अपना
बहुमत पारित करके संसद को दे दी हैं। आज से 2 साल हो गया उसको दिए हुए, आज तक वहाँ पर विधान परिषद के गठन नहीं हुआ है। उधर आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमारे यहाँ से विधान परिषद हटाइए, इधर पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी कह रही कि हमारे यहाँ लगाइए। समझ में आ गया क्या? सामान्यतः अभी तक पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की स्थापना नहीं हुआ है, यह बात क्लियर है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल सदस्यों की 1/3 होनी चाहिए। यानी विधानमंडल माने समझ रहे हैं ना कि जो विधानसभा है उसके सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल सदस्यों की 1/3 होनी चाहिए। यानी जो ऊपरी सदन, विधान परिषद क्या होता है? ऊपरी सदन होता है। राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन होता है, और जबकि विधानसभा क्या होता है? निम्न सदन। सिमिलरली राज्यसभा उच्च सदन होता है केंद्र में, और लोकसभा निम्न सदन होता है। समझ में आ गया? तो जो ऊपरी सदन कह रहा है यानी विधान परिषद में वही बात कर रहा है कि टोटल सदस्यों की संख्या उस राज्य के निम्नतम जो निचतम सदन है यानी विधानसभा जो है उसके 1/3 से अधिक नहीं होगी। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय पार्टी है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी उस समय के दोस्त बात करें, अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। 6 कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी समाप्त हुआ है हाल ही में? तो देखिए, आपसे बता दें कि पहले था 8 था। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी, CPI और CPIM और तृणमूल कांग्रेस, 3 गो के समाप्त हो गया। पहले राष्ट्रीय दल के यानी राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 8 था, 3 खत्म हो गया। कौन कौन सा? CPI, CPIM और तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी के पार्टी का नाम है। अब 3 गो सर खत्म हो गया था, कितना बचा? 5 गो। कितना बचा? 8 में से 3 घट गया, 5 बचा। अब सर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दल के पार्टी के दर्जा मिल गया। तो टोटल अभी वर्तमान में कितने हैं राष्ट्रीय दल के पार्टी की संख्या? 6 है। बात समझ में आ गया सारा के सारा? अब सर आम आदमी पार्टी के बात आ गया है। तो आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में। 2012 में आम आदमी पार्टी के। सर बीजेपी का गठन कब हुआ था? 1980 में। 1980 में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कोई डाउट? अच्छा सर, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। बिमलेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम यानी एलेन ऑक्टेन ह्यूम। एलेन ऑक्टेन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। सुनिए, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो GV मावलंकर। आइए दोस्तों, बहुत लंबे इंतजार के बाद चालू करते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन बाबू? तो सुनिएगा, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सही क्या है सर? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। राज्यसभा कैसी संस्था है? अस्थायी। यह कभी भंग नहीं होती है। ठीक है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर रिटायर करते हैं। यानी जब इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर रिटायर करते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यानी राज्यसभा के 12 सदस्य बाबू राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है? अच्छा सर, अब इसको बताइए कि 12 सदस्य वर्तमान में मनोनीत हो रहे हैं कि नहीं? तो नहीं, क्योंकि अब यह 2019 के संसद अधिनियम से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सुनिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बात करें तो अनुच्छेद कितना? 124। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। अच्छा सर,
इसके संदर्भ में कथन सही क्या है? तो इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। यानी इसके पास तीन अधिकार है। एक तो मूल अधिकार है, अपीलीय अधिकार है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। कोई दिक्कत है? सुनिएगा, उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस में इसे क्या किया है बाबू? सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संपुष्टि किया है। वोहरा कमेटी, सुनिएगा बहुत VVI क्वेश्चन है। वोहरा कमेटी, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री N वोहरा अभी राज्यपाल है। कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर 2016 के है। तो वोहरा कमेटी का संबंध खाली याद रखिए कि किससे है? तो राजनीति के अपराधीकरण की थी। अब सर वोहरा कमेटी के राजनीति के ये जो अपराधीकरण के मतलब सर समझ में नहीं आया। मामला सुनिएगा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किस आपराधिक संगठन से जुड़े हैं, होता है कि कोई भी मंत्री या सांसद विधायक क्या रहता है कि वो सभी अपराध से जुड़ा रहता है, क्राइम वाले व्यक्ति से जुड़ा रहता है, दबंग पर्सनालिटी से या आतंकवादी संगठन से कोई अगर जुड़ा हो, तो वैसे व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए, पकड़ने के लिए वोहरा कमेटी का गठन हुआ था। वोहरा कमेटी का गठन हुआ था। बात समझ में आ गई क्या? कि कौन सा राजनीतिक व्यक्ति किस असामाजिक तत्व के साथ जुड़े हैं, या किस दबंग पर्सनालिटी के साथ जुड़े हैं, या किस आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े हैं, वैसे व्यक्तियों को पहचान करना और उसके सज़ा देना, इसलिए वोहरा कमेटी की गठन की गई थी। यह पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित करता है? यानी संविधान के कौन सा ऐसा धारा कहता है कि अगर जहाँ संविधान ये थी शराब नहीं चाहिए वहाँ शराबबंदी हो सकती है? तो धारा 47 कहता है। कौन सा बाबू? धारा 47 कहता है शराबबंदी से संबंधित है। संविधान की कौन सी धारा शराबबंदी से संबंधित है? तो धारा 47। याद रखिएगा, जब भी शीशी आए दारू वाला तो याद रखना है कि धारा 47, धारा 47। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपात 360। सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 10 बार। नहीं, अगर सबसे लंबे समय तक कह देगा तो पंजाब में। पेप्सू एक्ट कब पारित हुआ था? आप लोग के सर दोस्त आप लोग को कमेंट में रहेगा कि बताइए कि पेप्सू एक्ट क्या था। पेप्सू एक्ट कब पारित हुआ था या कौन कौन से राज्य पेप्सू में से संबंधित थे? ठीक है। अच्छा सुनिए, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रवर्तित करने की बात की गई थी? तो किसके बाबू? तो केशवानंद भारती। केशवानंद नहीं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मामला कब? केशवानंद भारती 1973। 1973 कोई दिक्कत? गोलकनाथ मामला 1967। 1967 इंदिरा साहनी केस, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं। नौतेज कर केस, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम। नौतेज सिंह केस, शाहबानू बेगम केस, 3 तलाक ना। आइए दोस्त, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन? तो बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? BN राव। चलिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। समझ में आ गया क्या?
तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भाग कितने हैं बाबू? भाग 22। अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। अनुच्छेद पूछेगा तो 395, बढ़कर कितना? 550 से अधिक। अच्छा सर, अगर बात करें कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। 7वां कौन सा था बाबू? तो संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है, उसको 19 के एफ से हटाकर उसको 300 के में डाल दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति के। अगर सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी सदस्य है, अगर वह अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसको देगा? राष्ट्रपति को। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष का। कितना होता है? 65 वर्ष का होता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, उसको महाभियोग प्रोसेस द्वारा हटाया जाता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर कह रहा है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है कार्यालय में, मान लीजिए कार्यालय में बम गिर गया, खत्म, तब कौन राष्ट्रपति बनेंगे? तो कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कोई दिक्कत है? यही थे प्रथम। और प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस फातिमा बीबी। अगर बात करें कि हाई कोर्ट के तो लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश के। कोई डाउट? अब प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी, यानी वीएस रमा देवी। कोई दिक्कत है? आइए, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश होना चाहिए? कोरम के लिए 1/10। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला। चक्र कैसा रंग के होता है? नीला रंग के होता है। भारतीय संविधान का, अब बताइएगा दोस्तों, आप लोग से क्वेश्चन है दूसरा। एक तो हो गया पेप्सू एक्ट, दूसरा है क्वेश्चन कि बताइए हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं? भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 4। आपको 2 ही ऑप्शन देंगे, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब जो आप टिक कीजिएगा वहीं आपको हम कल बताएंगे कि भारतीय ध्वज में रंगों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 36 से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची। 8वीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ इनका जन्म हुआ था? बिहार के किस जिले में? सिवान जिला में। समझ में आ गया? सिवान जिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुस्तक के क्या नाम है? इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, हाँ ठीक है, स्ट्रगल इंडिया डिवाइडेड, सुभाष चंद्र बोस का था ना। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, सुभाष चंद्र बोस के तो ये इंडियन स्ट्रगल और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के भारत की खोज। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की, अच्छा बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब प्रथम बार अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था जब संविधान सभा के, तो उसका अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सरकार का गठन 1946 में हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय मिला था? खाद्य और कृषि मंत्री। ठीक है, खाद्य मंत्रालय मिला था, खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय से ही। कृषि मंत्रालय से जगजीवन राम थे। ठीक है, सबसे अधिक कैबिनेट मंत्री लंबे समय तक जगजीवन राम, 32 साल। कितना? 32 साल। या
यू आर राइट है। चौधरी चरण सिंह कौन थे? एक बार भी लोकसभा में उपस्थित नहीं होने वाले प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति जो ऐसे प्रधानमंत्री जो एक बार भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 2 अब वो समाप्त हो गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश से लिया गया है। अब राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का स्रोत आयरलैंड से। कहाँ से? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका से। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से? अमेरिका से ही। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं इंग्लिश में। पंचायत समिति का अधिकारी सुनिए, पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO। BDO है, BDO देखे बोला ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उसका फुल फॉर्म होता है BDO के। उसको कहते हैं हिंदी में प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? तब BDO। पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्ष पर होता है बाबू? तब प्रत्येक 5 वर्ष पर। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण कितना है? 50% तक। आधा। महिला पुरुषों से कम नहीं है। ठीक है, पंचायत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। खुद ही कहते हैं भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, कि आम जनता को भी राजनीतिक अधिकार मिले, इसलिए पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। तब बहुत बिजोड़, बहुत जिंदाबाद क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि इसका लाने का उद्देश्य क्या था? तो आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों से संबंधित धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप 26 कहला बबुआ कि कोई भी धर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं कि धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्रता है, यानी कहीं भी आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके लिए प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 25 से 28। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब तो बता दें कि सारा चीज़ इस पर आगे चल गया चर्चा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार 2009 लागू हुआ। खुद ही कहते बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी बाबू? 1957 में। मिजोरम राज्य के रूप में गठित कब हुआ था? मिजोरम 1987। अरुणाचल प्रदेश 1987। गोवा 1987। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान के कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? विधि का शासन ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अब विधि का शासन अगर कहेगा कि संघीय शासन कनाडा से। कोनो दिक्कत, कोनो शक बा? लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 1809 में। 1800 जी हाँ, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 1809 में। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति। अच्छा बताइए, लोकपाल जो होता है केंद्र में, तो राज्य में कौन होता है? लोकायुक्त होता है। लोकायुक्त नहीं,
और लोकपाल के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष। याद रखिएगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष। भारत में लोकपाल अधिनियम 2019, गलती है 2013। बहुत सुंदर। भारत में लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013। कोई दिक्कत है? अब प्रथम व्यक्ति कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। बहुत सुंदर। कोई डाउट? पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और राज्यों में लोकायुक्त होता है, तो बताइए राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करने वाला राज्य कौन था? महाराष्ट्र। ठीक है, 1971 में स्थापित कर दिया था। कब? 1971 में। लेकिन लाया था पहले कौन? उड़ीसा। लेकिन लागू कर दिया पहले, उससे पहले कौन पारित कर दिया? महाराष्ट्र। 71 में लागू हुआ, जबकि उड़ीसा में 83 में। कब? 83 में लागू हुआ। कोई डाउट? राज्यसभा कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 12। नहीं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य? 12, जो कि अब समाप्त हो गया। चलिए दोस्त, आगे हम लोग इसी वीडियो में बने रहिए आगे। चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व के प्रमुख घाटियाँ। विश्व के प्रमुख घाटियाँ। तो सुनिए, इसमें कौन कौन सा घाटियाँ है और उसमें क्या क्या है, कौन कौन सा मेन मुख्य घाटियाँ और किस देश में है, आज सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, लॉयर घाटी। लॉयर घाटी कहाँ है बाबू? फ्रांस में। तो लॉयर बन के कहाँ जीबू? फ्रांस में। ठीक है, तो लॉयर घाटी कहाँ है? फ्रांस में। लॉयर घाटी फ्रांस में। बादा घाटी इंडोनेशिया। बादा घाटी इंडोनेशिया। चितवन घाटी, चितवन नेपाल। चिंता चितवन नेपाल। सेक्रेड घाटी, सेक्रेड है, बात सेक्रेड है, इसको छुपा के रखना। तो सेक्रेड घाटी कहाँ है बाबू? तो पेरू। और पेरू के राजधानी लीमा। पेरू के राजधानी लीमा। और चुम्बी घाटी कहाँ है? तो भारत, भूटान और तिब्बत की सीमा पर। भारत, भूटान और तिब्बत के सीमा पर चुम्बी घाटी स्थित है। काठमांडू घाटी बाबू नेपाल में। रैबिट घाटी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। रैबिट घाटी कहाँ है? हाँ जी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैकवुड घाटी। ब्लैकवुड घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैकवुड घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। हम्बर घाटी कहाँ है? कनाडा में। हम्बर घाटी कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा। विनिपेग झील कहाँ है? कनाडा में। विनिपेग झील। ठीक है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन है? विनिपेग। विनिपेग में ही स्थित है। ठीक है, कनाडा में। अच्छा सर, हम्बर घाटी कनाडा में। प्लीजेंट घाटी, प्लीजेंट में क्या होता है? खुश, प्रसन्न। तब प्लीजेंट घाटी कहाँ है बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्लीजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में। पो घाटी कहाँ है? इटली में। पो घाटी। स्वात घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। स्वात घाटी पाकिस्तान में है। किंग घाटी कहाँ है बाबू? ऑस्ट्रेलिया में। किंग घाटी। वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में। वोल्गन घाटी कहाँ है? ग्रैंड घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रैंड घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में। एब्रो घाटी स्पेन में। एब्रो घाटी स्पेन में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, यानी इसको कहते हैं डेथ वैली। डेथ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। कैसा है बाबू? रिफ्ट घाटी का। यह सिलिकॉन के उत्पादन के लिए बहुत फेमस जगह है। ठीक है। शैतान का गोल्फ कोर्स। शैतान का गोल्फ कोर्स, इसको कहते हैं डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृतक घाटी यानी डेथ वैली कहाँ स्थित है? अमेरिका में। यानी जो डेथ वैली है, यानी इसको मृतक घाटी भी कहते हैं या शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। समझ में आया क्या? ये कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो सिलिकॉन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, यानी ज़्यादा गर्मी है। क्या है?
ज़्यादा गर्मी है। मृतक घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। इस स्थल को विश्व का सबसे गर्म स्थल भी घोषित किया गया है। वायु के तापमान के दृष्टि से इसको विश्व का सबसे गर्म स्थल घोषित किया गया है। किसको? डेथ वैली को। संयुक्त राज्य अमेरिका के डेथ वैली अवस्थित है तो कैलिफोर्निया प्रांत में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है बाबू? तो अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा है। अफगानिस्तान के मुद्रा के क्या नाम है? अफगानी रुपया। अफगानी रुपया। अच्छा, अफगानिस्तान में 3 बांध, सहला, सहतूत और दहला। सलमा, सहतूत और दहला। तो सलमा सहतूत बांध को फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। यह बांध भारत द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है। अब फ्रेंडशिप जो डैम है वो उसको क्या कहते हैं? सहला और सहतूत बांध को क्या कहते हैं बाबू? फ्रेंडशिप डैम। और दहला जो बांध है ना, उस पर वहाँ के जो तालिबानी जो था उसने आक्रमण करके लूट लिया था। किसको? दहला बांध को। अब ये पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कैलिफोर्निया में, यानी डेथ वैली कैलिफोर्निया में ही। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? टेलर घाटी तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में टेलर घाटी स्थित है। वैज्ञानिक के लिए समर्पित विज्ञान कौन है? समर्पित महाद्वीप। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को। गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली कौन सी पर्वत है? क्वीनमोड पर्वत। क्वीनमोड पर्वत। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो विन्सन मासिफ। यानी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विन्सन मासिफ। अंटार्कटिका के सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? अंटार्कटिका के सबसे लंबी नदी जिसका की लंबाई 34 किलोमीटर है। 34 बताइए, सबसे लंबी है, बताइए तो। हाँ, तो अंटार्कटिका के सबसे लंबी नदी कौन है बाबू? ओनेस्क नदी है। और ओनेस्क नदी की लंबाई 34 नहीं 32 किलोमीटर है। 34 नहीं 32 किलोमीटर लंबी है ओनेस्क नदी, जो कि अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में है। यानी ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। बृहत बेसिन अवस्थित है कहाँ पर? तो यूएसए में। यानी बृहत बेसिन कहाँ स्थित है? ग्रेट बेसिन यूएसए में स्थित है। और राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। ठीक है, राजाओं की घाटी याद रखना, मिस्र में। आंधी घाटियाँ कहाँ स्थित है? ब्लाइंड वैली। यानी आंधी घाटी कहाँ स्थित है बाबू? तो कास्ट प्रदेश में। कास्ट प्रदेश। कास्ट प्रदेश में कौन सी घाटी स्थित है? तो ये आंधी घाटियाँ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं? तो कौन सा बाबू? सिंक होल उसको कहते हैं। यानी आंधी घाटिया को क्या कहते हैं? सिंक होल कहा जाता है, खुद ही कहते हैं। अब आइए देखिए, शुष्क प्रदेश और मरुस्थल, यानी कौन कौन सा मरुस्थल कैसा कैसा है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग है। मरुस्थल जो है पृथ्वी के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग है। यह मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी मरुस्थल किधर बाबू? तो उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्रों में पाया जाता है। अच्छा, इसके लिए कहाँ पर? तो ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम हो वो उसे मरुस्थल के श्रेणी में रखा जाता है। यानी ऐसा जगह जहाँ वार्षिक वर्षा यानी एक साल में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, सोचिए वैसे क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब 25 सेंटीमीटर हम लोग देने, एक दिन बारिश हो जाता है तो हो जाता है 25 सेंटीमीटर बारिश, कोई दिक्कत है? हाँ सुनिएगा, अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर मरुस्थलों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है।
अक्षांश के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में, एक है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और एक है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उष्ण माने जो गर्म मरुस्थल और शीतोष्ण माने ठंडा मरुस्थल। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण के मध्य व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। यानी 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण व्यापारिक पट्टियों में पाया जाता है। कौन बाबू? तो उष्णकटिबंधीय। ठीक है। और दूसरे शब्दों में भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के साथ 15 डिग्री से, दूसरे शब्दों में या भूमध्य रेखा से उत्तर कर्क रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के साथ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के साथ 15 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय जो है ना, वह क्या पाया जाता है कि कर्क रेखा के साथ 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से, और मकर रेखा से भी 15 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर। समझ में आ रहा है? इस बीच में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाया जाता है। बात समझ में आ गया? गर्म वाला। अच्छा सर, अब कौन कौन सा सर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है? तो आटा में सहारा करी, आटा में सहारा करी, ना मानव, अरब और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया जाइब। ना मानव, अरब और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया। आकाश जैबू हो तो थार से, का कहली है? थार से। कहीं कि डेजर्ट में कौन चली? थार। समझ में आ गई? ट्रिक ना ट्रिक है जी। या सुनिएगा, तो आटा में सहारा करी मतलब आटा कामा, आटा कामा में टाइटल है, में ऐसा ही जोड़ दिया गया है दोस्त। और सहारा मरुस्थल। अच्छा, करी से कालाहारी मरुस्थल, ना मानव से नामीबिया, नामीबिया, अरब मरुस्थल, और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया यानी ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, अजाइब थार से यानी थार मरुस्थल। ये सब कैसा मरुस्थल है बाबू? गर्म मरुस्थल है, यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। समझ में आ गया क्या? आटा में सहारे करी, ना मानव, अरब और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया जाइब का से? थार से। आइए, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। आज का लड़की साइकिलों से चल जाता है सर, ठीक है ना? तो ये से कोई ये नहीं है कि थारे चाहिए। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल उसे 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बाबू 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसे गोबी, ग्रेट बेसिन, पैटागोनिया, लद्दाख, मोजावे, टकलामकान। ठीक है। काराकुम, कौन सा? काराकुम, सोनोरन, ये सब कैसा है बाबू? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्ण कौन कौन? तो गोबी, चलिए दोस्तों, ऐसा ही रंगारंग कार्यक्रम की तरह आगे भी बढ़ते हैं। तो आइए, तो गोबी मरुस्थल, ग्रेट बेसिन, पैटागोनियन, लद्दाख, मोजावे, टकलामकान, काराकुम और सोनोरन कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर। गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। जो गोबी मरुस्थल है ना, वह आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। जो डेथ वैली है बाबू, वह वृष्टि छाया मरुस्थल के उदाहरण है। अंटार्कटिका एवं आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल का उदाहरण है। यानी अंटार्कटिका और आर्कटिक जो है वह ध्रुवीय मरुस्थल का उदाहरण है। सहारा मरुस्थल कैसा है बाबू? तो व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। सहारा मरुस्थल व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। थार मरुस्थल मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। थार जो मरुस्थल है ना बाबू, वह मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। और राजस्थान में थार मरुस्थल है। राजस्थान से लेकर पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अरब मरुस्थल कहाँ है बाबू? तो अरब प्रायद्वीप में अल नाफूद, रब अल खाली, हमद, यह तीनों मरुस्थल कहाँ है? सऊदी अरब में। अल नाफूद, रब अल खाली
हमद मरुस्थल कहाँ है? सऊदी अरब में। 10 थे लूट 10 थे कबीर, 10 थे लूट और 10 थे कबीर मरुस्थल कहाँ पर? ईरान। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। अच्छा बताइए सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। ऑल ऑफ मौरितानिया में है, मौरितानिया और माली में है। ठीक है। जुराब लड़की लोग लगाती है ना जुराब, तो जुराब मरुस्थल कहाँ है? अच्छा जुराब, अच्छा जूड़ा यहाँ होता है और जुराब कहाँ होता है? पैर में। ओ नो, ठीक, मोजा को जुराब कहते हैं। ठीक है, तो जुराब मोजा में तो चाणता आदमी क्या कहतन कि जुराब चाण रहा है हमें, यानी टाइट हो रहा है। टाइट है, जुराबा नहीं पहनता है आदमी तो क्या होता है कि टाइट होता है, तो उसको जुराब माने चाणता यानी चाड़ हो जाएगा। जुराब कहाँ? चाड़, यानी जुराब मरुस्थल चाड़। कितना फट कर उसमें से अंगुली बाहर। हाँ लिबियाई मरुस्थल लिबिया में। लिबियाई कहाँ पर? लिबिया में। ठीक है। नुबियन मरुस्थल कहाँ है बबुआ? इरिट्रिया सूडान। इरिट्रिया कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में। मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलोराडो, सोनोरान, रेड डेजर्ट ये सब कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बेसिन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिहू आहुआ कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में और मैक्सिको में। चिहू आहुआ कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में है। ठीक है। हाँ आटाकामा मरुस्थल कहाँ है बाबू? चिली में। आटाकामा मरुस्थल चिली में। पेरू में पैटागोनिया ठीक है। पैटागोनिया, ठीक, पैटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? सेचुरा, ससुरा नहीं आदमी कहता है, ससुरा सेचुरा कहाँ पर है? पेरू में। कहाँ पर है? ससुरा पेरू। ठीक है, तो सेचुरा उसको क्या कहते हैं? सेचुरा। किस देश में है बाबू? पेरू में। हाँ पेरू के राजधानी लीमा। ग्रेट विक्टोरिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, सैंडिल ना सैंडी, ग्रेट सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तनामी मरुस्थल कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी तनामी आदेश को सलामी, जवानों को सलामी। तनामी कहाँ पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर है? बताए हैं ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन गिम्सन जितना भी आ जाएगा सब कहाँ पर? सिम्पसन गिम्सन ऑस्ट्रेलिया में है। लिटिल सैंडी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। मरुस्थल ग्रेट से शुरू हो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कहाँ पर है बाबू? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका मरुस्थल। अगर पूछ देगा ना कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो अंटार्कटिका मरुस्थल। अगर गर्म मरुस्थल कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तब सहारा होगा। आटा में सहारा करी ना मानव जाइब अरब और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया का से तो थार से जाइब हो। न्यू साउथ वेल्स सॉरी ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? आर्कटिक। कौन सा है? आर्कटिक, खुद ही कहते हैं। तो चलिए दोस्त यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा। कल के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि कल के लिए क्वेश्चन रहेगा कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आपको यही टाइप करना है। धड़ एकदम बौछार कर दीजिए कमेंट में। नहीं दो और आगे, ठीक है। और 2 और क्वेश्चन पूछाया है, उसका भी आंसर देना है आप लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूं ही दुलार प्यार और बरसाते रहिए। वीडियो को छोड़ने से पहले एक भाई के लिए लाइक बटन जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इतना ही पर कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत बोलता हूँ।